चंद्रबाबू नायडू के चैलेंज से मोदी सरकार का बहुमत हिलने लगी, सरकार गिरेगी। अब चंद्रबाबू नायडू की भूमिका यहां तक आ गई है कि अब मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट बनने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की 2-3 जगह चंद्रबाबू नायडू इस सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। कहा जा रहा है जो मोदी और शाह संसद के अंदर नहीं आए, उसमें गृह मंत्री की इस्तीफे की जो मांग चल रही थी छात्रों द्वारा और विपक्ष के द्वारा, उसके पीछे की और भी लंबी कहानी है। वह तो थी ही जिसको लेकर के विपक्ष आ भी रहा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बड़ा झटका मोदी को दे दिया है। वह अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू के मोदी के लिए भारी पड़ रहे हैं। और जो पोल ट्रेकर की सर्वे आए उसने भी कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक हलचल सा पैदा कर दिया है एनडीए और भाजपा के अंदर। अब जो डिलिमिटेशन का बिल था, सरकार के उस सारे प्लान पर पानी फेरने वाले चंद्रबाबू नायडू हैं। इस तरह की चर्चा चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया कि आप यह बिल नहीं लाएंगे, आपके पास बहुमत नहीं है, आप बिल नहीं लाएंगे। जबकि इंडिया गठबंधन को तोड़ लिया गया और डीएमके को भी बात चर्चा कर ली गई थी और शरद पवार भी आकर के मुलाकात करके चले गए थे। 362 के जुगाड़ में कुछ जो कम पड़ रहे थे उससे विपक्ष के कुछ सांसदों को पार्लियामेंट से सस्पेंड करने की चर्चा चल रही थी। लेकिन एन मौके पर तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति जो प्रस्ताव लेकर के आते हैं डिलिमिटेशन पर, वह चंद्रबाबू नायडू की राय थी कि वहां डीएमके को स्टॉप करने के लिए, और डीएमके को भी यह चीज था, मिली जुली से यह चीजें हुई। यानी कि कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू, विजय थलापति और डीएमके मिल करके प्रस्ताव के द्वारा वहां पूरे तमिलनाडु की जनता को बताया कि डिलिमिटेशन बिल हम पास नहीं होने देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि हम समर्थन वापस ले लेंगे आपसे। बहुत कोशिश की गई, जबकि मोदी और शाह के लिए वह बहुत जरूरी था डिलिमिटेशन। वह हो जाता पास तो इनके आगे की सत्ता की बागडोर इनके पास रह जाती। लेकिन अब यह भी मान लिए कि सत्ता नहीं रहेगी, आगे के रास्ते तलाश रहे कि हम कैसे बचेंगे, क्योंकि तेवर विपक्ष का बहुत ही गर्म होता जा रहा है। और जितने सर्वे आ रहे हैं सरकार को बहुत पूरे सिचुएशन में डाल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की जो रिपोर्ट आ रही है वह रिपोर्ट यह कह रही है सुपड़ा साफ होने वाला है, भाजपा का भी और एनडीए गठबंधन का भी। एनडीए गठबंधन का भी सुपड़ा इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि वह मोदी के साथ दे रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग अब मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी सारी चीजें थी। और 240 जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे वह भी इनके साथ कहीं न कहीं खड़े नहीं थे। इसलिए भी मोदी सरकार के लिए अब एक नई संकट उत्पन्न हो रही है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद जो हैं उसमें दो भाग होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चर्चा चल रही है कि एक जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, एक वह जो आरएसएस और भाजपा के। भाजपा में भी आरएसएस के अलग है और भाजपा के अलग है। भाजपा के ऐसे नेता हैं जो आरएसएस से संबंध नहीं रखते हैं, संघी नहीं है वो, लेकिन भाजपा ही है। वह लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ वह आरएसएस के नहीं है लेकिन भाजपा ही है। आरएसएस के नहीं है, वो संघी नहीं है लेकिन भाजपा के हैं। वैसे ही भाजपा के हैं लेकिन संघी नहीं है। तो संघी और भाजपाई जो है दूसरे दलों के आए हुए लोगों को प्रोत्साहन इस सरकार ने दिया और उन लोगों को नीचे दबा दिया। अब नीचे दबा दिया तो उन्हें दबा करके और डरा करके ईडी सीबीआई से रखा। अब डरा करके जब रखा तो वह अब सर उठाने लगे हैं कि इन्होंने हमें दबा के रखा, इनके वजह से हम अपना राजनीतिक करियर क्यों बर्बाद करें। इनके वजह से पार्टी का नाम खराब हो रहा है। मोदी और शाह की वजह से हम वोट नहीं मांगने जा पाएंगे, हम अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम साथ छोड़ेंगे।
या तो फिर इनका इस्तीफा लिया जाए। यह आरएसएस के ऊपर पूरा प्रेशर और दबाव है और आरएसएस भी इनके चंगुल से निकलना चाहता है। आप दर्शकों को याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उन्होंने दूसरे चरण के मतदान के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आरएसएस से हमें अब कोई मतलब नहीं है, हम आरएसएस का साथ छोड़ते हैं। जब हमें जरूरत थी, हम कमजोर थे तो आरएसएस की हमें जरूरत थी, अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रचारक प्रचार में नहीं निकले थे। नतीजा 240 सीटों पर आकर के भारतीय जनता पार्टी अटक गई। आखिरी के 2 चरण में आरएसएस के कदमों में गिर रहे थे ये लोग, तब 240 में सिमटी। लेकिन सिर्फ वही कारण नहीं था, कारण यह था कि उस वक्त भी 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई। इसमें 74 लोकसभा सीटें धांधलेबाजी से, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी है, जिसको लेकर के एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सुनवाई नहीं की है। तारीख पर तारीख उसका बदलते जाता है। एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के वह नेता इनके पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते, वह इनके साथ को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए अपने चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों से भी चैलेंज मिल रहा है और मोदी सरकार का बहुमत का जो आंकड़ा है ना, वह सरकार हिलने लगी है, बहुमत हिलने लगा है। ये अब इन्हें यह समझ नहीं आ रहा है क्या करे ना करे। जो मोदी और शाह ने किसी को भी छोड़ा नहीं, एक शख्स को भी नहीं छोड़ा, हर किसी को भरोसे में लेकर के उसके साथ विश्वासघात किया। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ रह करके और समर्थन मोदी सरकार को देती रही पर्दे के पीछे से। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी सरकार कब की गिर गई होती। आप दर्शकों को याद होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने और अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को प्राइम मिनिस्टर का ऑफर दिया था और अखिलेश यादव वहां तक गए थे, आंध्रा तक, हैदराबाद तक गए थे, चंद्रबाबू नायडू के लोगों से बात की थी। लेकिन ममता बनर्जी और शरद पवार, अरविंद केजरीवाल उसके लिए तैयार नहीं हुए। यानी कि 2 बार कोशिश जो हुई सिर्फ इन 3 लोगों की वजह से हुई, सरकार बच गई। लेकिन ममता बनर्जी का हाल क्या किया नरेंद्र मोदी ने? अपने फायदे के लिए ममता बनर्जी का पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरी पार्टी तोड़ ली। तो फिर कहते ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू तो अपना वो हाल नहीं कराएंगे, इनके पाप के भागीदार के ऊपर है। अब मनन कुमार मिश्रा को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, अमित शाह के इस्तीफे पे भी अड़ गए हैं। अब तो एक चैलेंज हो गया कि अब वह क्या मोदी के साथ रह करके अपना राजनीतिक कैरियर समाप्त करेंगे? ऐसा कतई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो मोदी सरकार का बहुमत अब हिलने लगा है, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन के कई घटक दल, नीतीश हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वह जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, ऐसे लोग जो चुनाव से अब प्रभावित होने जा रहे हैं, जो इनके बचाव में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वह साथ छोड़ने लगे हैं, तो सरकार हिलने लगी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नेता भी मोदी सरकार के लिए अब चुनौती बन गए। मोदी को अब उनके ऊपर भी नहीं, अब कौन राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन दे रहा है? ब्यूरोक्रेसी की बात हुआ कर रहे हैं, भाजपा की भी बात करते हैं, चुनाव आयोग के अंदर की भी बात करते हैं, न्यायपालिका के अंदर की भी बात करते हैं। अब कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? अगर ब्यूरोक्रेसी इंफॉर्मेशन दे रही है तब तो मोदी के 100% छुट्टी होने वाली है। अब जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले पता चलता है सरकार रहने वाली है या जाने वाली है और किस सिचुएशन में है। मोदी सरकार फंसी तो अमेरिका के चंगुल में है। अब एक एक आंकड़े निकलते जाएंगे और सरकार हिलती जाएगी। ट्रेड डील पर संकट, महंगाई पर संकट, E20 पर संकट, छात्रों के मुद्दे पर संकट, अमित शाह के इस्तीफे पे संकट, और अब कुछ बड़बोलेपन नेताओं ने नीतीश नायडू पर सवाल खड़े कर दिए, राहुल गांधी से सवाल पूछ करके कि झारखंड पर बोलिए आप इस्तीफा दीजिए, तो वह भी कहेंगे चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, क्यों जंतर मंतर पर ऐसा हुआ, क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार दिल्ली में रह करके क्यों नहीं गए? अब तो फंसा दिए मामला, अब 2 इस्तीफा।
अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, नहीं दिए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आएगी और नरेंद्र मोदी अमित शाह के बगैर रह नहीं सकते। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए एक नई मुसीबत आकर के हो गई है। हलचल तो मची रहा है, धड़कनें भी तेज होने लगी है।